Hello students, welcome to online classes of BA Honours Part 2. I am Dr. Gayatri Yadav, Associate Professor in Geography in BSR Government Arts College, Alwar. Students, the topic that we are taking today is demographic elements in political geography. We have done two parts of this topic in the previous two lectures, and today we are doing the third part, that is migration of population, and this is the फाइनल लेक्चर ऑन डेमोग्राफिक एलिमेंट्स। तो आज का जो टॉपिक है वो है राजनीतिक भूगोल में जनसांख्यिकीय तत्व, और उसमें आज हम कर रहे हैं जनसंख्या का स्थानांतरण। तो पहले हम जनसंख्या के स्थानांतरण के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। विश्व में जनसंख्या का स्थानांतरण बहुत शताब्दियों से चल रहा है। यदि आप यूरोप से यदि आप जनसंख्या का स्थानांतरण देखें तो कनाडा और यूएसए और पूरे विश्व में यूरोप से स्थानांतरण पिछली कुछ शताब्दियों में हुआ है। स्थानांतरण दो मुख्य प्रकार के होते हैं। एक होता है स्थायी स्थानांतरण, जिसमें जनसंख्या जहां जाती है वहीं निवास कर लेती है और फिर वो लौट कर नहीं आती, और एक होता है टेम्पररी, जिसमें जनसंख्या स्थानांतरण करती है, कुछ समय वहां पर धन यापन करती है या कुछ जो भी कार्यकलाप करने होते हैं उनको करती है और फिर वापस लौट जाती है। तो स्थायी स्थानांतरण में ब्रिटिश और यूरोपीय लोगों का स्थानांतरण यूरोप से और ग्रेट ब्रिटेन से स्थानांतरण यूएसए और कनाडा को हुआ, और अस्थायी स्थानांतरण में हम लोग इंडिया और ब्रिटेन के उपनिवेशवाद को अस्थायी स्थानांतरण मान सकते हैं, जिसमें कि ब्रिटेन से और यूरोप से बहुत से लोग विश्व के कई भागों में गए और उसके बाद वो लौटकर अपने देश को आ गए। तो स्टूडेंट्स, जनसंख्या स्थानांतरण एक प्रमुख प्रक्रिया है जिसका प्रभाव जनसंख्या वृद्धि एवं राजनीतिक दशाओं पर अत्यधिक पड़ता है। यह एक अति प्राचीन प्रक्रिया है। मानव इतिहास स्थानांतरण द्वारा चिन्हित है। यह सघन बसे क्षेत्रों से अल्प बसे क्षेत्रों को, कम संसाधन युक्त क्षेत्रों से अधिक संसाधन युक्त क्षेत्रों को तथा उपद्रव एवं आक्रमण क्षेत्रों से संभावित स्वतंत्र एवं शक्ति युक्त क्षेत्रों को हुआ है। वास्तव में विश्व में जनसंख्या का वर्तमान वितरण इसी का प्रतिफल है। प्राचीन काल से ही जनसंख्या का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थायी एवं अस्थायी स्थानांतरण होता रहा है। जैसा मैंने आपको भी उदाहरण दिया था स्थायी और अस्थायी स्थानांतरण के बारे में, तो स्थानांतरण प्रक्रिया में जल परिवहन के विकास ने एक नवीन युग का सूत्रपात किया। फलस्वरूप अनेक दूर स्थित देशों में स्थानांतरण हुआ। यह सर्वाधिक यूरोपीय देशों से हुआ। जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि यूरोप से सबसे पहले स्थानांतरण प्रारंभ हुए। विगत शताब्दियों में विशाल स्थानांतरण पश्चिमी गोलार्ध के देशों को का रूस के साइबेरिया के क्षेत्रों में, भारतीय एवं चीनी का दक्षिण पूर्वी एशिया एवं अफ्रीका आदि में स्थानांतरण, ये मुख्य स्थानांतरण है, ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जनसंख्या का राष्ट्रीय अथवा अंतरराष्ट्रीय स्थानांतरण राज्य की आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक दशाओं को प्रभावित करता है। स्थानांतरण में जनसंख्या स्थानांतरित क्षेत्र में बढ़ती है, किंतु कभी कभी इसके द्वारा अनेक भयंकर समस्याओं का भी जन्म होता है। तो अब हम स्थानांतरण का वर्गीकरण कर लेते हैं। हम ये देखते हैं कि स्थानांतरण कितने प्रकार के होते हैं। तो स्थानांतरण का वर्गीकरण अनेक आधारों पर किया जाता है, जैसे स्थायित्व के आधार पर, मात्रा के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर, दूरी के आधार पर एवं दिशा के आधार पर। उपरोक्त आधारों पर स्थानांतरण के अनेक भेद हो जाते हैं। यह है स्थायी और अस्थायी, व्यक्तित्व और समुदाय अथवा जातिगत, इच्छा से और दबाव से, आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय सभी प्रकार के स्थानांतरण क्षेत्रीय अथवा विश्व राजनीति को प्रभावित करते हैं। स्थानांतरण से उत्पन्न परिस्थितियों का प्रभाव अनेक तथ्यों पर निर्भर करता है। प्रमुख तथ्य हैं स्थानांतरित जनसंख्या की आवासीय स्थिरता, स्थानांतरित जनसंख्या की आयु एवं लिंग भेद, स्थानांतरित मनुष्यों की आवास के पश्चात जन्म एवं मृत्यु दर, और चौथा है स्थानांतरित मनुष्यों का स्थानीय मनुष्यों की जन्म एवं मृत्यु दर पर प्रभाव। स्थानांतरण के पश्चात आवास की स्थिरता आर्थिक महत्व रखती है, क्योंकि अनेक बार केवल कुछ समय के लिए स्थानांतरण होता है, तत्पश्चात
स्थानांतरण वाली जनसंख्या पुनः स्वदेश को लौटाती है। इसका प्रभाव स्थानीय जनसंख्या पर अपेक्षाकृत कम पड़ता है, जबकि स्थायी स्थानांतरण दोनों ही क्षेत्रों पर प्रभाव डालता है। जैसे यूरोपीय लोगों का उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका में तथा ऑस्ट्रेलिया में स्थायी आवास ने इन क्षेत्रों में अत्यधिक परिवर्तनों को जन्म दिया है। यहाँ तक कि कई देशों में विदेशी लोगों की संख्या स्थानीय से अधिक हो गई है। हम उदाहरण ले सकते हैं ऑस्ट्रेलिया का, यूएसए का और साउथ अफ्रीका का। ये तीन, कनाडा भी इसमें सम्मिलित हो सकता है। ये 3 देश ऐसे हैं जहां पर यूरोपीय जनसंख्या ने स्थानांतरण किया, वहां के संसाधन देखकर वहां पर स्थायी आवास किया, और अब यूरोपीय जनसंख्या वहां की परमानेंट सिटीजनशिप वाली जनसंख्या हो गई है, और वहां जो लोग पहले रहते थे वो अब न्यून हो गए हैं, और जो जिस जनसंख्या ने स्थानांतरण किया है, जैसे यूरोपीय लोगों का ही वहां पर राजनीतिक प्रभाव अधिक है। अतः उनका उस क्षेत्र की राजनीति पर पूर्ण प्रभुत्व रहता है। जैसे कि यूरोपीय लोग ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गए, और आज पूरे ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जो मूल रूप से यूरोपीय जनसंख्या थी उसका ही आवास और राजनीतिक प्रभुत्व अधिक है। यूरोपीय लोगों का स्थानांतरण, जैसा कि हम लोग शुरू में ही इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे थे कि यूरोपियंस का माइग्रेशन मैक्सिमम है, तो विश्व इतिहास में यूरोपीय लोगों का स्थानांतरण सर्वाधिक महत्व रखता है, क्योंकि इन्होंने विश्व के विभिन्न भागों में जाकर बसाव किया और विविध प्रकार से विश्व राजनीति को प्रभावित किया। इस प्रकार का उद्भव शोध काल से होता है, जबकि यूरोपीय साहसी शोधकर्ताओं ने विभिन्न विश्व के क्षेत्रों का पता लगाया और वहां बसाव प्रारंभ किया। ये वो भी युग था जब जल का परिवहन और बड़े जहाजों का उद्भव हुआ, और उस समय इन साहसी लोगों ने जहाजों पे यात्रा की। इसके साथ ही उपनिवेशवाद का भी प्रारंभ हुआ। यह उपनिवेशवाद के साथ अत्यधिक संबंधित है। स्थानांतरण इस तथ्य पर निर्भर करता रहा है कि जो उपनिवेश बनाए गए हैं वहां स्थायी निवास करना है या उनका संसाधन ही उपयोग करना है। इस आधार पर यूरोपीय स्थानांतरण के क्षेत्रों को निम्नलिखित श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। तो हम इसमें ये मुख्य 4 क्षेत्र देख रहे हैं। पहला क्षेत्र जहां पर कि वो जाकर परमानेंटली वहां पर रहने लग गए। तो पहला क्षेत्र जहां यूरोपीय बसाव प्रमुखता में था, यानी प्रमुखता से वहां पर यूरोपीय लोग ही हैं आज भी, जैसे यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अर्जेंटीना। ये सभी वर्तमान समय में राजनीतिक स्वतंत्र देश हैं, किंतु यूरोपीय लोग ही प्रमुखता से वहां निवास करते हैं। सेकंड, यूरोपीय एवं स्थानीय, दूसरे क्षेत्र यूरोपीय एवं स्थानीय जनसंख्या सम्मिश्रण वाले क्षेत्र। इस प्रकार के क्षेत्र लैटिन अमेरिका वाले देश हैं। कुछ अफ्रीकी देशों में भी यह प्रक्रिया रही, जहां पर कि दोनों जनसंख्या का मिश्रण हो रहा है, माइग्रेटेड पॉपुलेशन एंड नेटिव पॉपुलेशन दोनों का। तीसरे, वे क्षेत्र जहां यूरोपीय शासक अल्पमत में रहे, यह अफ्रीका में प्रक्रिया रही। उत्तरी अफ्रीका में फ्रेंच तथा दक्षिणी अफ्रीका में ब्रिटिश स्थानांतरण का यही उद्देश्य था। दक्षिणी अफ्रीका में आज भी ब्रिटिश लोग ही स्थानीय लोगों पर शासन करते हैं, जबकि ब्रिटिश लोग वहां पर अल्पमत में हैं। चौथे, वे क्षेत्र जो यूरोपीय लोगों द्वारा शासित थे किंतु वहां उनका बसाव नहीं हुआ। हमारा इंडिया उसका एक उदाहरण है। यूरोपीय लोगों ने, ग्रेट ब्रिटेन के लोगों ने यहाँ पर आकर बहुत दिन रहे भी और यहाँ पर शासन भी किया इंडिया में, और उसके बाद वो तुरंत लौट गए। अनेक एशियाई तथा उष्ण अफ्रीका के उपनिवेश इसी श्रेणी में थे। यहाँ शासन करने हेतु लोग आए और चले गए। विश्व में सबसे वृहत स्थानांतरण यूरोप में श्वेत जनसंख्या का अमेरिका के देशों तथा ऑस्ट्रेलिया के लिए हुआ, क्योंकि वहां पर विशाल भूमि थी, रिसोर्सेज से पूरी भरी हुई थी, विशाल संसाधन के क्षेत्र थे, तो उन लोगों के लिए वहां जाकर रहना काफी अनुकूल रहा, और फिर वो वहीं जाकर उन्होंने निवास अपना स्थायी कर लिया, जिसके संबंध में रॉबर्ट आर कोजेंस्की ने के अनुमान के अनुसार 1492 के पश्चात यूरोप में 4.5 करोड़ लोगों का स्थानांतरण हुआ। इनमें से 2.4 करोड़ केवल संयुक्त राज्य अमेरिका को, 1.5 करोड़ अन्य अमेरिकी देशों को तथा 60 लाख अन्य महाद्वीपों को स्थानांतरित हुए। किंतु यह कुल स्थानांतरित लोगों की संख्या है। वास्तविकता इससे भिन्न है, अर्थात 1820 तथा 1938 के मध्य कुल 5.5 करोड़ अमेरिका में स्थानांतरित जनसंख्या में से 3.5 करोड़ वहां रहे, शेष पुनः अपने देश वापस आ गए, यानी यूरोप को वापस लौट गए।
स्वतंत्र स्थानांतरण। यूरोप से वर्तमान शताब्दी के प्रारंभ में जो स्थानांतरण हुआ उसका प्रारंभिक स्वरूप स्वतंत्र स्थानांतरण था। 1901 से 1910 में पूर्वी दक्षिणी यूरोप से यूरोपीय स्थानांतरित जनसंख्या का 77% भाग था, जबकि उत्तरी पश्चिमी यूरोप में इस समय केवल 23% ही हुआ। जबकि 1851 से 1860 में उत्तरी पश्चिमी यूरोप से जाने वालों का 95% था। द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व यूरोप में आंतरिक स्थानांतरण की प्रवृत्ति भी तीव्र रही। यह ग्रामीण जनसंख्या का औद्योगिक प्रदेशों की ओर स्थानांतरण था। ये जो स्थिति आज हम इंडिया में देख रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों से लोग शहरी क्षेत्रों की ओर जाते हैं, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन, ये यूरोप में 1910 के समय ही हो गया था। बहुत संख्या में इटालियन, स्पेनिश तथा पूर्वी यूरोप के निवासी फ्रांस तथा जर्मनी के औद्योगिक क्षेत्रों में गए। इसी समय में यहूदी भी जर्मनी में आ गए, जिन्हें बाद में नाजी दबाव का सामना करना पड़ा। यह स्थानांतरण स्वेच्छा से किया गया स्थानांतरण था। यह स्थानांतरण एक तरह से स्वरोजगार के लिए या धन यापन के लिए स्थानांतरण माना जा सकता है। दबाव के कारण स्थानांतरण, कई बार ऐसी राजनीतिक परिस्थितियां हो जाती हैं कि जनसंख्या बहुत दबाव और कुंठा महसूस करती है एक देश में रहने के लिए, तो उसके कारण वो शांति प्रिय देश में या जहां वो स्वतंत्रता से रह सके ऐसे देश की ओर वो पलायन करना चाहती है। इंडिया और पाकिस्तान का उदाहरण इसमें सबसे उत्तम है। जब इंडिया और पाकिस्तान का डिवीजन हुआ तो इंडिया के हिंदू लोगों ने पाकिस्तान से इंडिया आना उचित समझा और मुस्लिम्स ने इंडिया से पाकिस्तान में जाकर रहना ठीक समझा, और बहुत बड़ी संख्या में उस समय स्थानांतरण हुआ। तो ये होता है दबाव के कारण स्थानांतरण, नाजीज के कारण यहूदियों का स्थानांतरण, और विश्व में ऐसे बहुत सारे स्थानांतरण हमको दबाव के कारण देखने को मिलते हैं। स्थानांतरण की दूसरी प्रक्रिया में दबाव के कारण लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ा, और यूरोप में यह प्रक्रिया 1939 से प्रारंभ हुई और द्वितीय महायुद्ध के अंत के साथ और तीव्र हो गई। अनेक देशों की नवीन राजनीतिक सीमाओं में बनने से स्थानांतरण हुआ। जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में नई सीमा बन गई तो स्थानांतरण होना ही था। इससे पूर्वी यूरोप एवं मध्य यूरोप के देश प्रभावित हुए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जर्मन लोगों का अन्य देशों से पश्चिमी जर्मनी में आना था। इस समय जर्मनी में आने वाले जर्मन लोगों की संख्या लगभग 15 लाख थी। दबाव से किए गए स्थानांतरण में अन्य प्रमुख उदाहरण जर्मनी से यहूदियों को निकालना तथा उनका इजराइल के रूप में नए राष्ट्र का निर्माण है। इसके अंतर्गत 1882 में पैलेस्टाइन में लगभग 24,000 यहूदी रहते थे, जबकि 1948 में इजराइल एक नए राष्ट्र के रूप में उभरा और वहां यहूदियों की संख्या 7,17,000 हो गई। यहूदियों का इसराइल में बसने का क्रम आज भी चल रहा है तथा प्रतिवर्ष हजारों यहूदी यहाँ आकर बसते हैं। 1970 से 1978 तक इजराइल में आने वाले यहूदियों की संख्या में निरंतर वृद्धि हुई। इन वर्षों में प्रति वर्ष 25 से 55,000 तक यहूदी इजराइल में आकर बसे। चीनी तथा भारतीयों का स्थानांतरण। एशिया से हुए स्थानांतरण में चीन में से तथा भारतीयों का स्थानांतरण सर्वाधिक है। वैसे सभी एशियाई देशों से मजदूरों के रूप में अनेक देशों को स्थानांतरण हुआ है। इस स्थानांतरण के पीछे प्रमुख उद्देश्य जीविकोपार्जन रहा है। चीन से एशियाई देशों को सर्वाधिक अर्थात कुल स्थानांतरित संख्या का 96.5% हुआ है। हम लोग सब जानते हैं कि चीन में हरदम जनसंख्या का दबाव रहा है। अति अधिक जनसंख्या को चीन झेल रहा है, विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है। तो यहाँ के लोगों ने बहुत से साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में जाकर अपने रोजगार के लिए बहुत से लोगों ने स्थानांतरण किया। इसी प्रकार भारतीय मूल के लोग भी अनेक एशियाई, अफ्रीकी तथा लैटिन अमेरिकी देशों में बसे हैं। इनमें से कुछ देशों से भारतीयों को वापस भेजा जा चुका है, जैसे म्यांमार, श्रीलंका, युगांडा से इन लोगों ने ये नीति अपना ली कि भारतीयों को वापस उनके देश में भेजो। लेकिन कुछ देशों में भारतीय जाकर रहे हैं और स्थायी रूप से भी रह रहे हैं। इसके अतिरिक्त ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, तंजानिया, बहरीन, इथोपिया, सऊदी अरब, कुवैत आदि देशों में भी भारतीय मूल के निवासी गए हैं और वहाँ पर कुछ लोग स्थायी रूप से भी रह रहे हैं और कुछ लोग अपना धन अर्जन करके वापस अपने देश को आ भी जाते हैं, जिनको कि हम NRIs या नॉन रेजिडेंट इंडियंस कहते हैं। स्थानांतरण अंतर्राष्ट्रीय हो या राष्ट्रीय, उसका उद्देश्य अधिक सुविधाएं एवं साधन उपलब्ध करना होता है और नियमित स्थानांतरण किसी भी देश के लिए हानिकारक होता है। इसी कारण इसके संबंध में विशेष नियम बनाए जाते हैं।
यद्यपि प्राचीन एवं प्रारंभिक स्थानांतरण अनियमित था, क्योंकि उस समय जन आधिक्य जैसी समस्या नहीं थी तथा राजनीतिक स्वरूप भी पूर्ण विकसित नहीं हुए थे। उस समय जनसंख्या का स्थानांतरण सिर्फ धन यापन के लिए हो रहा था तथा संसाधनों के आयोजन की प्रक्रिया का उस समय प्रारंभ नहीं हुआ था। किंतु वर्तमान समय में प्रत्येक देश का विदेशों से आने वाली जनसंख्या के लिए नियम है जिनका कठोरता से पालन किया जाता है। कुछ देशों ने स्थानांतरण के प्रारंभिक काल से ही उस पर रोक लगा रखी है, जिसका उदाहरण ऑस्ट्रेलिया की श्वेत नीति के रूप में देखा जा सकता है। यद्यपि इसके पीछे मात्र जातीय उच्चता की भावना ही है कि वो ऐसा चाहते हैं कि सिर्फ श्वेत जनसंख्या वहां पर आकर बसे। कई देशों में केवल मजदूरों को बाहर से आने दिया जाता है, जिससे कि वो मजदूरी का काम करें और फिर वापस अस्थायी रूप से वहां रहें और वापस अपने देश को लौट जाएं। स्थानांतरण का प्रभाव जनसंख्या के आर्थिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक स्वरूप पर पड़ता है। अनेक बार देश की राजनीतिक या आर्थिक दशा कमजोर होने से विदेशी वहां आने लगते हैं, किंतु जैसे ही देश में स्थायी सरकार के रूप में आर्थिक दशा में सुधार होता है, स्थानीय लोग विदेशियों को बाहर निकालना प्रारंभ कर देते हैं। स्थानांतरण के लिए यह कहा जा सकता है कि जन आधिक्य की समस्या का यह समाधान कर सकता है। इसके लिए अनेक प्रश्न विचारणीय हैं, जैसे किन क्षेत्रों में का स्थानांतरण हो, क्या वहाँ के क्षेत्र साधन संपन्न हैं, क्या वे अधिक जनसंख्या को प्रश्रय दे सकते हैं, यदि ऐसा है तो वहाँ जनसंख्या का विकास क्यों नहीं हुआ। वास्तविकता यह है कि जो आज रिक्त स्थान नजर आते हैं वे शीत प्रदेश, पर्वत स्थल या मरुस्थल हैं, जहाँ साधारणतः मानव जीवन के विकास में अत्यधिक कठिनाइयाँ हैं। इसके अलावा जो भी प्रदेश हैं जहाँ पर अच्छी कृषि होती है, जो समतल हैं, शीतोष्ण प्रदेश हैं, उन प्रदेशों में जनसंख्या सदैव स्थानांतरण करना चाहती है और वहाँ जाकर स्थायी रूप से रहना चाहती है, यदि वहाँ पर राजनीतिक शांति हो तो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। यदि इसमें कुछ भी प्रॉब्लम्स हो तो आप BA ऑनर्स पार्ट 2 के व्हाट्सएप ग्रुप पर आ सकते हैं और उन प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। आप लोगों के लिए मैं रेगुलरली असाइनमेंट डालती हूँ, आप उन असाइनमेंट्स को करके और व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर सकते हैं और यदि कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको डिस्कस कर सकते हैं। इस चैप्टर में यदि कोई टाइपिंग एरर्स रहें तो प्लीज़ बेयर विद मी और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चले, इसकी मैं कामना करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।